कैसा लग रहा है विनीत? सबसे पहले आप बताओ इस स्टेज पे आकर के। बढ़िया लग रहा है सर। एक बार और पहले भी आया था मैं लास्ट। एक बार और सेशंस लिए थे आपने, ठीक है। तो आप बताओ वहां से उठ करके इस स्टेज पे आने की जर्नी क्या आप चाहते हैं? ठीक है, तो आपके लिए भी फ्यूचर में इंतजार रहेगा कि उस चेयर से उठ करके इस चेयर पे आप आए। ठीक है, सो उसके लिए सेशंस जो हैं अभी डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे बड़ा मन में सवाल ये होता है इस टाइम पे, मैं सबसे पहला अपना सवाल जो आपके दिल के अंदर से निकाला हूं बाहर, ठीक है, कि जितना समय बचा है गेट के लिए, लगभग आपने तो दिन काउंट कर रखे होंगे अभी, काउंटडाउन कितने दिन बचे हैं आज से? 101 के आसपास है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं मोरलेस कि हमारे 3 महीने के आसपास, 3 महीना भी तो नहीं हो रहा यार, ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स टाइम है हमारे पास बचा हुआ। तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या इस 3 महीने में अगर कमर कस लिया जाए तो क्या गेट में बहुत अच्छी रैंक पॉसिबल है? सबसे पहला सवाल। तो किस तरीके से वो पॉसिबल कर सकता है, पॉसिबल है भी कि नहीं? तो सबसे पहला विनीत आपसे सवाल है कि ये जो समय बचा है, क्या इसमें बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे, एक्चुअली क्या होता है, मेन प्रॉब्लम बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते 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 इस मोड़ पे आकर उनको लगता है क्या कि सर अब तो लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं कुछ और सोचूं? ऐसी नेगेटिव थिंकिंग दौड़ने लग जाती है कुछ चीजों, तैयारी में कुछ कमी होने के कारण। तो आपका क्या सोचना है इस पे? तो सर सबसे पहले तो कि बहुत अभी टाइम है, इनफ टाइम, 100 डेज बहुत होते हैं, तो आराम से गेट निकल सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग सोचते हैं कि छोड़ दें तैयारी, हमें उसी का फ़ायदा लेना है अभी, क्योंकि मोस्टली लोग छोड़ देंगे। और अगर आप गेट के मतलब दिन तक अगर आप तैयारी करेंगे तो 110% रैंक अच्छे से आएगी। मतलब मैंने अपने 3rd ईयर में भी गेट दिया था। 3rd ईयर में तो बहुत ही कम बच्चे गेट देते हैं, तब भी मतलब मेरी 28 रैंक आ गई थी उस साल भी। तो ये इसीलिए है क्योंकि मतलब गेट के जिस दिन तक गेट था मैंने उस दिन तक पढ़ाई करी थी और आराम से पेपर दे के आया था और अच्छी रैंक आ गई थी, कोई इशू नहीं है। तो टाइम सफिशिएंट है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। और बस ये है कि इस टाइम नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालना है और अपनी तैयारी पे फोकस करना है। तो नेगेटिव थिंकिंग कई सारे क्या होते हैं, जैसे आप सबके दिल में बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल राइट अप्रोच के साथ सोचते हैं, कई सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर अभी जो टाइम बच रहा है वो कम है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और जिंदगी में इतनी सारी पैरेलल चीजें चल रही हैं, मैं समय कैसे निकालूं, एन नंबर्स थॉट्स रन करते हैं। तो अगर ऐसा कोई सवाल है, ऐसा कुछ भी है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जितना समय है, जैसा इन्होंने भी कहा, जितना समय है वो मोर देन सफिशिएंट है इसको कैटर करने के लिए। बस आपको इसे स्मार्टली यूटिलाइज करना है। आसान है गेट को क्रैक करना, बहुत आसान, ठीक है। और रैंक लाना, आप सोचो कि इन्होंने 3rd ईयर में थे ये और 28 रैंक लेकर आए, ऑल दो विद द क्लास। अगर मैं इनकी सिनेरियो को आपके सिनेरियो से कंपेयर करूं तो इनकी कॉलेज में क्लास चल रही थी उस समय, और ये जैसे आप क्लास लगा रहे हो, ये मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक कॉलेज की क्लास लगा रहे थे और उसके बाद पढ़ रहे थे। फॉर यू द सिनेरियो इज मोर और लेस सेम, और इस मोमेंट पे पढ़ करके तैयारी करके लाया जा सकता है। तो अगर किसी के दिल में ये डाउट है कि क्या सर इतना समय जो बचा, इतना दिन बचा है, क्या हो सकता है? आंसर अ बिग यस, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है और कायदे से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि भाई अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि स्टूडेंट्स के माइंड में चलता है, बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला चैलेंज तो यह है कि रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि आपके दिमाग में, आपके दिलो दिमाग में सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर क्लासेस चल रही हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए, तो 5 सब्जेक्ट जो हमने पढ़े हैं उसको रिवाइज कैसे करेंगे? क्या ये डाउट है आपके पास? तो सबसे बड़ा कि भाई ये रिवीजन जो हमने करना है, जो पहले कर चुके हैं वो सब्जेक्ट पढ़ भी चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमें इसको रिवाइज करना है। तो रिवीजन को ना थोड़े थोड़े मैं टुकड़ों में तोड़ता हूं। लेट्स मेक अ डिटेल डिस्कशन। सबसे पहला सवाल कि कोई भी सब्जेक्ट अगर हम रिवाइज करें तो उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें अगर गेट ओरिएंटेड होकर के रिवाइज करना है? तो सर सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो बेसिक 3 चीज़ें, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास रिवीजन अच्छे से होना चाहिए और आपने टेस्ट अच्छे से, अगर ये 3 चीज़ आपने कर रखी हैं तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं हो सकता। कोई भी सब्जेक्ट अगर हम रिवाइज करते हैं तो सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ें? जैसे कि एक बच्चे के दिमाग में आता ना कि जब ये नोट्स पढ़ते हैं, एक कोई भी एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है, आप बताना कि आपके दिल में अगर ऐसा सवाल हो तो, ठीक है, कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो एन नंबर्स ऑफ कंटेंट है, इतनी मोटी बुकलेट बन रखी है, तो पलटते हैं तो ये लगता है कि सर अभी इसमें पढ़ें क्या? अगर गेट ओरिएंटेड होना है तो मैं इसके अंदर टू द पॉइंट होकर के एग्जैक्टली किस पे मैं फोकस करूं,
So what content we should revise in order to make the preparation fast? तो गेट तो सबसे पहले ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वेटेज प्री डिफाइंड है, तो हमको सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को पकड़ना है जिसके अंदर वेटेज ज़्यादा है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ऐसे 6-7 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर से ही हमारे पास 60-70% वेटेज आ जाएगा, जैसे मैथ्स एप्टीट्यूड, जियोटेक, एनवायरनमेंट, OCF हो गया। अगर पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स देखेंगे तो उसके अंदर हम OCF अगर कर लें सिर्फ तो उसी से अच्छे खासा वेटेज हो जाता है। फिर अपने पास सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC, ये वाले सब्जेक्ट गेट में थोड़ा कम वेटेज रखते हैं पर ESC में रखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट को उसी हिसाब से डिवाइड करें कि वेटेज वाइज क्या है, वो सब मेड इजी की बुकलेट उसी के अंदर भी लिखा हुआ है वो सब चीज़। तो उसके बाद जो गेट है वो मोस्टली थ्योरी ओरिएंटेड नहीं है, वो फार्मूला का एप्लीकेशन है। तो सेम फार्मूला हर साल अलग अलग तरीके से वे लोग पूछते हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी क्लास में करा रहे हैं उसको अच्छे से करें, पर उसका मतलब जो अप्रोच है एग्ज़ाम की वो इस तरह से रखें कि आप ना कि थ्योरी पे जाके उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन अलग अलग क्वेश्चन में करके देखें, तो उससे आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस चीज़ से रखना है कि सब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो इस तरह से डिवाइड करें कि जो गेट का पूछने का तरीका तो है। आप ये कहना चाह रहे हो कि जो प्रायोरिटी है हमारी, सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटाइज कर लें कि सब्जेक्ट वाइज कि जो हायर वेटेज वाले सब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले करें, ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से, मतलब जिस सब्जेक्ट का प्रायोरिटी वेटेज के हिसाब से जैसा है उसके हिसाब से हम टाइम को डिवोट करें। इट इज वन पॉइंट, बट माय क्वेश्चन वाज कि उस कोई भी सब्जेक्ट हमने उठाया, अब उस सब्जेक्ट में इतनी मोटी बुकलेट है, अब उसके अंदर पन्ने पलटते हैं तो ये समझ में आता है कि भाई उसमें से क्या पढ़ें अगर फास्ट करना है तो कोई भी सब्जेक्ट में कंटेंट कैसे निकालें, गेट ओरिएंटेड होना है। ये आपको PYQ से पता चलेगा। तो आप जो PYQ है उसको मल्टीपल टाइम जब आप लगाओगे तो आपको खुद अपने क्लास नोट्स में से सेग्रीगेट हो जाएगा कि क्या चीज़ गेट ज़्यादा पूछ रहा है और क्या चीज़ गेट जो एग्ज़ाम है वो कम पूछ रहा है। तो उसके बाद जब आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार PYQ लगा लिया, उसके बाद आप लोग या तो अगर शॉर्ट नोट्स आपको हैंडी बनाने में कोई दिक्कत ना हो, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाता था तो मैं अपने जो क्लास नोट्स थे उसी के अंदर हाईलाइट कर लेता था, तो उसी को बार बार आप रिवाइज कर लीजिए, तो वो आपकी एक तरह से फॉर्मूला शीट आपके नोट्स के अंदर ही बन जाएगी। तो ये आपको एग्जाम के टाइम पे, जैसे आपको 1-2 दिन पहले पूरा सिविल इंजीनियरिंग रिवाइज करनी है तो उस टाइम बहुत ही मदद करेगा, क्योंकि आप पूरे क्लास नोट्स नहीं पढ़ पाओगे उस टाइम। तो ये चीज़ है कि अगर आप PYQs और टेस्ट, तो सबसे पहले तो आपने जो क्लास में पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जाके अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया उसके PYQs लगाओ, और उस PYQs में जो भी डाउट है अगर वो खुद से सोल्व हो रहा है, अब PYQs में ये आंसर देख के PYQs नहीं लगाने कि अगर एक क्वेश्चन 1 मिनट मतलब पहली बारी में सोल्व नहीं हुआ तो उसका आंसर देख लिया, कम से कम 2-3 बार खुद से ट्राई करना है। उसके बाद अपने फ्रेंड से, जैसे आप लोग तो क्लासरूम में हो तो अपने फ्रेंड से डिस्कस करके या सर से डिस्कस करके उसको करना है, क्योंकि सोल्यूशन देखना बहुत ही ईजी अप्रोच है, तो वो अगर आप कर लोगे तो इजी भी है, और दूसरा ये भी कि वो बहुत दिन तक ग्रिप नहीं करेगा। हाँ, अगर सोल्यूशन देख करके आप तैयारी कर रहे हो ना कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखा, और जो ब्रेन पे आपको एफर्ट डालना था कि मैं ये पढ़ूंगा और ये समझूंगा, और खुद से कॉन्सेप्ट जो आप बनाते हैं अपने माइंड में, वो बनाने का मौका आपने दिया नहीं, सीधा सोल्यूशन देख लिया। सो आप कर क्या रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं एक्चुअली, और वो करेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, हाँ, तो PYQ बनाने में आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट लो, अगर आप जैसे हाईवे इंजीनियरिंग लें तो हाईवे में जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है उसके अंदर शायद 35-40 फॉर्मूलेज होंगे पूरे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर, उसमें पूरा हाईवे कवर हो जाएगा। पर जब आप अप्रोच देखोगे तो जैसे आप भी वो बाद में GTQ लेते हैं तो उसमें पता चलता है कि हर एक क्वेश्चन की अप्रोच अलग है। तो वो जब आप अलग अलग क्वेश्चन बनाओगे, पहले PYQ बनाए उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाई, तो वो चीज़ अपने आप को खुद क्लियर हो जाएगी कि गेट के अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका अपने आप सब्जेक्ट सेग्रीगेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि PYQs जितनी बार हो सके उतनी बार बनाएं, जो क्लास में क्वेश्चन दे रहे हैं क्लास के नोट्स के क्वेश्चन लगाएं, और टेस्ट सीरीज इधर उधर मतलब 100 तरह की बुक लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास जो रिसोर्स है वो लिमिटेड रखें और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहे तो वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट टेक्निक होगी। इसका मतलब कि अगर नोट्स आप पकड़ते हो तो इस बात को समझो पहले आप कि अगर आपको गेट का करेक्ट रिवीजन करना है, सही रिवीजन करना है कम समय में, अगर हमें आउटपुट ज्यादा निकालना है रिवीजन का, देखो समय बचा है अब कम, और यहाँ पे अगर आप स्मार्टली प्ले नहीं करोगे तो आपके लिए समय वैसे ही कम है, और स्मार्टली प्ले नहीं करोगे तो आप फंस जाएंगे, बाद में जाके स्टक हो जाएंगे आप। ऐसा ना हो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट कैसे रहना है जो इन्होंने बताया है मैं उसी को मॉडिफाई करके आपको बोल रहा हूं। कोई भी बुकलेट, कोई भी नोट्स अगर आप रिवाइज कर रहे हो, ट्राई टू फाइंड द कॉन्सेप्चुअल एरिया जहां से सवाल पूछा है, लेकिन वो कैसे पता करें कि सवाल क्या है, PYQ को सॉल्व करके, एज ही सेड। तो PYQ को जब सॉल्व करते हैं तो मालूम चलता है कि अच्छा इस वाले एरिया पे इनका एफर्ट रहा है, मैं उस एरिया को कवर करूंगा। तो गेट इज ऑलवेज न्यूमेरिकल, वेरी रेयर थियोरेटिकल। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए,
न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वाली चीजों को हम नोट से पहले निकालेंगे और सिर्फ फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं, तो हमें उसका कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा। तो हम लोग उस न्यूमेरिकल वाली चीजों को निकालें और उसके ऊपर रिवीजन करने का करेक्ट स्ट्रेटजी। अब एक तो होता है कि फार्मूला रट लिया और अपने आप बिलीव कर लेते हैं लोग कि मेरा रिवीजन हो गया है, बट माय डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि फार्मूला रटना, फार्मूला याद करना रिवीजन नहीं है। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो असली रिवीजन होता है उस फॉर्मूले बेस्ड पे n नंबर ऑफ वैरायटी के क्वेश्चन करने से। तो तरीका क्या होना चाहिए कि हम थ्योरेटिकल अप्रोच ना होकर के थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच रखें और उसमें फॉर्मूले पे क्वेश्चंस का वैरायटी देख लें। दिस विल मेक यू फास्ट। ठीक है, अब यहां पे ये चीज बनता है कि अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वे कितने क्वेश्चंस लगाएं। तो मिनिमम जो मुझे लग रहा है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई फॉर्मूला आपने कोई टॉपिक पकड़ा, तो उसके पीवाईक्यू उससे रिलेट करता हुआ पीवाईक्यू फटाफट लगा लिया करो। ठीक है, और कोई पॉइंट आप ऐड करना चाहें उसके लिए? हाँ, मतलब PYQ तो जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ाया तो उसका PYQ आप उसी दिन जाके लगा लो। और जैसे क्योंकि अब तो काफ़ी जल्दी जल्दी क्लासेस चल रही होंगी, तो फिर एक वीकेंड पे आप अप्रोच रख सकते हो कि पूरे वीक के अंदर जितने भी चैप्टर हो गए उसके PYQ, या फिर उसमें भी अगर जो स्टार मार्क्ड PYQ होते हैं, ऐसा मतलब ऐसी टेंडेंसी होती है कि जो आप पहली बारी में सोल्व कर लोगे वो आप हर बारी सोल्व करके ले जाओगे, पर ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं जो आप पहली बारी में सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप स्टार मार्क कर लीजिए और उसको फिर आप बार बार लगाइए, क्योंकि जो आपने पहले अप्रोच में क्वेश्चन सोल्व कर लिया वो तो आप हर बार कर ही लोगे। तो जो स्टार मार्क क्वेश्चन है उसको आप जो एग्जाम टाइम आ रहा हो, जैसे 15-20 दिन बच रहे हो, तो उस टाइम पे भी वो काफ़ी काम आएगा कि वो स्टार मार्क क्वेश्चन हम लगा लें। और जैसे जो एक तो जो बुकलेट हो गई PYQ वाली बुकलेट, तो उसको अच्छे से, और जो क्लास के क्वेश्चन है उसको अच्छे से लगा जो टेस्ट में, जो अभी आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे उसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, ये 3 सोर्सेज क्वेश्चंस के लिए सफिशिएंट है, और इसी को आप रिवाइज करते रहो बार बार। मतलब कि हमें ना बेसिक क्वेश्चन एक्चुअली देखना भी नहीं है। मैं जो इन्होंने कहा भी कि वैसे क्वेश्चन जो अभी लग रहे हैं एक बार में, हम वैसे क्वेश्चन देखें ही नहीं, अननेसेसरली वी विल नॉट वेस्ट द टाइम। वो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट कैरी करता है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है इसमें कुछ तो है, हम वैसे क्वेश्चंस के ऊपर अपना एफर्ट ज्यादा रखें, इंस्टेड ऑफ देखें कि ऐसा क्वेश्चन कि जो एक बार में एक लाइन में बन रहा हो। ऐसे क्वेश्चंस पे हम समय बर्बाद ना करें। अभी समय बहुत क्रूशियल है और हमें उसमें करेक्ट, मतलब कि जो क्वालिटी क्वेश्चंस है हम उस पर अपना टाइम लगाएं। ठीक है, सेकंड यहाँ पे रिवीजन में ये आता है ना कि अब इस टाइम पे रिवीजन पहले तो कर रहे थे कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, एक पहले का रिवाइज कर रहे थे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इस मंथ में जब हमारे पास सिर्फ फ्यू मंथ्स बचे हुए, या फिर बोलो कि काउंटिंग अब डेज बचे हैं उंगली पे, ठीक है, 100 समथिंग डेज जो बताया, अब मैं बोलूं कि एक दिन में कितना सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहिए, क्लासेस के साथ कैसे हम लोग एक दिन में कितना सब्जेक्ट प्लान करना चाहिए, आपने क्या किया था अपने टाइम पे? तो अभी कितने सब्जेक्ट आप लोगों के चल रहे हैं? अभी ये तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2-2 बैचेस हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि मेजॉरिटी सब्जेक्ट हो रखे हैं। नहीं, अभी तो 2 सब्जेक्ट लगभग चल रहे होंगे क्लास में फिलहाल। हाँ, अच्छा, पर डे के हिसाब से आप हाँ, पूछ रहे हो ना? हाँ। हाँ, तो पर डे के हिसाब से 2 सब्जेक्ट्स तो रन कर रहे होंगे। तो एक तो ये जो 2 सब्जेक्ट क्लास में चल रहे हैं, इसका डेली या तो सुबह को या घर पे जाके इनका रिवीजन करना है। और दूसरा एक प्लान बना लीजिए कि जो एक सब्जेक्ट पहले हो चुका है, जो कि गेट में वेटेज ज़्यादा रखता है, उसका आप साइक्लिक रिवीजन साथ साथ करते रहें। तो जैसे सब्जेक्ट होता रहेगा, आपके कई सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के साथ ही पुराने रिवाइज हो जाएंगे। तो ये तो आप ध्यान रखें कि ये वाले सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये छोड़ लिया फिर ये आगे भी हो जाएगा, पाइलअप हो जाएगा सब्जेक्ट। तो ये वाले जो क्लास में 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, इसको रिवाइज करना है डेली। और जो पुराना कोई सब्जेक्ट हो गया उसको आप साइक्लिक डेली इसके साथ 1-2 घंटा, अगर आप जितना भी दे पाएँ, आधा घंटा 1 घंटा, वो आप इसके साथ कवर कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और भी आती है कि जैसे पहले के सब्जेक्ट हमने पढ़ रखे हैं, अब अगर उसको रिवाइज करना है तो एक बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर एक सब्जेक्ट जो हमने रिवाइज किया था पिछले मंथ, उसको दोबारा कब करना है? क्या ऐसे कोई डाउट आता है आपको? किसी और साइक्लिक रिवीजन कैसे करें, उसका नंबर दोबारा कब आएगा? ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या राय है? आपने कैसे किया था अपने टाइम पे? तो मैंने तो इस तरह से किया था कि मैं एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट रिवाइज करता था। वो 3-4 सब्जेक्ट को मैं हर सब्जेक्ट के आपने फिर छोटे छोटे कंटेंट किए होंगे कि एक दिन में मैं थोड़ा सा कंटेंट टाइम डिवाइड किया था, टॉपिक आपने फिक्स किया? टॉपिक डिवाइड किया था मैंने। टॉपिक, तो सबसे पहले तो इनको पॉइंट को मैं रोकूंगा 1 मिनट के लिए। डियर, नॉर्मली बच्चे जो पढ़ते हैं ना, जैसे आप लोग भी, आप में से भी कई सारे बच्चे जब पढ़ रहे होंगे तो उनका स्ट्रैटेजी क्या होता है ना कि मैं 1 घंटा ये पढ़ूंगा, 1 घंटा वो। पहले तो ये करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। टाइम को मत फिक्स करो, टॉपिक फिक्स करो कि आज का मेरा टारगेट ये है। क्योंकि अगर आप टाइम फिक्स करते हैं ना तो आप नॉर्मली स्लो होने लग जाते हैं, लेकिन अगर आप टॉपिक फिक्स करते हैं तो आप बहुत स्ट्रैटेजिक होकर पढ़ते हैं। तो आप पर डे का टॉपिक फिक्स करो कि दिस इज व्हाट
आई एम गोइंग टू कवर टुडे इन दिस सब्जेक्ट, तो टॉपिक फिक्स कीजिए, टाइम नहीं, ठीक है? यस, कंटिन्यू। तो मैं क्या करता था, सपोज मेरे को आज सॉलिड मैकेनिक्स और ये सॉइल एनवायरनमेंट और ये 3 सब्जेक्ट मेरे को रिवाइज करने हैं। तो मैं सॉइल जो सॉलिड मैकेनिक्स है उसके शुरू के 3 चैप्टर, उसमें मैं अपने क्लास नोट्स और क्लास के क्वेश्चंस, सॉइल में मैंने अगर PYQs लगाए हैं तो PYQs, और जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर थ्योरी। तो मैं क्या करता था कि हर सब्जेक्ट के चैप्टर डिवाइड कर लिए कि 4-4 चैप्टर, तो एक दिन में सॉलिड मैकेनिक्स के 4 चैप्टर करने हैं, उसके 4 चैप्टर के PYQs करने हैं और उसके टेस्ट लगाने हैं। तो इस तरह से आपका मल्टीपल रिवीजन चलता रहेगा साइक्लिक। तो ये नहीं है कि आप फिर अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे तो आप पूरे दिन बोर भी हो जाओगे। आपको ऐसा करना है कि आप मतलब सस्टेनेबली 3-4 महीने या गेट के एग्जाम तक आप अपनी तैयारी को खींच पाओ, क्योंकि अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको क्वेश्चंस भी लगाने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है और टेस्ट भी देने हैं। तो इसको इस तरह से आप डिवाइड करिए। हाँ, लेकिन चूंकि तैयारी गेट का है, हम थ्योरी पे अपना अप्रोच, अपना टाइम थोड़ा कम दें। थ्योरी मतलब कि, जो फॉर्मूला जो फॉर्मूला, हाँ, तो फॉर्मूला ठीक है, हम थ्योरी पे अपना समय कम दें, हम अपना ज्यादा समय दें न्यूमेरिकल और सॉल्व करने में। मतलब अगर मैं 3 चीजें काउंट करूं ना कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो PYQ, सेकंड PYQ जितने टॉपिक से पूछा गया है वो टॉपिक, मतलब कि वो जो हमारे जो क्लास में कवर की गई उस टॉपिक का न्यूमेरिकल अप्रोच जो क्लास में हुआ है वो, और तीसरा टेस्ट सीरीज अगर आपने सॉल्व किए हैं तो गुड क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट सीरीज। अगर इस 3 पे फोकस रहोगे आपकी पूरी तैयारी आसान हो गई, पूरी तैयारी आसान हो गई इसमें। एंड द लास्ट रिवीजन से रिलेट करता हुआ एक लास्ट यहाँ पे है कि जो समय है यहाँ पे, अब रिवीजन तो प्लान कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वे क्या रहेगा रिवीजन करने का, क्योंकि समय कम है, करना ज्यादा है। तो मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज को रेज किया था कि मैं कैसे कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालूं, तो उसके लिए करेक्ट वे क्या हो सकता है फास्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जो सब्जेक्ट है उसको इस तरह से प्लान करना है कि आपकी गेट की मैक्सिमम वेटेज कवर हो जाए। आपको जरूरी नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी टॉपिक हैं सब आपको पढ़ने हैं, पर आपको स्मार्टली उन टॉपिक्स को इस तरह से सेग्रीगेट करना है कि आपकी वेटेज मैक्सिमम गेट में निकल जाए। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है। उसके बाद है कि अपना जो सब्जेक्ट का जो रिवीजन है और टेस्ट सीरीज़ है इसको स्मार्टली आप करते चलो, क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगा रहे हो तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे जैन के एंड में या 15 जैन के बाद स्टार्ट करते हैं फुल लेंथ टेस्ट लगाना। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता इंप्रूव करने का। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दिसंबर से अपनी फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो तो आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन विंडो आपको मिल जाएगी। तो आप दिसंबर से स्टार्ट करोगे तो आपको फेब तक आराम से बहुत टाइम मिल जाएगा कि आप जो इम्प्रूवमेंट है 3 घंटे, क्योंकि बैठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फोकस के साथ। तो एक तो ये चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा कि दिसंबर से आप अपनी फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दो। अभी आप अपने पार्ट टेस्ट वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हो गए उसके तो अभी आप ये प्लान कर लो ना कि जो पार्ट टेस्ट है उसको हम अभी खत्म कर लें। दिसंबर थोड़ा सा देर हो जाएगा, मुझे लगता है थोड़ा सा पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि दिसंबर स्टार्टिंग नवंबर एंड, हाँ, दिसंबर के स्टार्टिंग इज फाइन, ठीक है। दिसंबर के 1 दिसंबर से आप प्लान कर लो कि हमें फुल टेस्ट में एंटर करना है, और उससे पहले पार्ट टेस्ट वाले सारे वाले टेस्ट खत्म कर लो और PYQs पूरी तरीके से खत्म कर लो। PYQ को तो इतना बड़ा रोल है कि अगर आप उसमें कमी कर रहे हो तो आपकी तैयारी खराब कर रहे हो। आपने कितनी बार PYQ लगाया होगा? मैंने सर बहुत ज़्यादा बार PYQ लगाया था। मेरे को मतलब मैंने काउंट भी नहीं किया मैंने कितनी बार PYQ लगाया, क्योंकि मैंने 2 साल अप्रोच ऐसे टॉपर तक आने के लिए जो अप्रोच होती है ना उसमें PYQ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर PYQ आपने नहीं लगाए हैं या फिर कम लगाए हैं, आप अपनी तैयारी खुद खराब कर लेते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए PYQ पे पूरा ध्यान दो। डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स, काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, आप बस कीप ऑन गोइंग, बिकॉज जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार PYQ अगर लगा रहे हो तो आप बिल्कुल ट्रैक पे प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जिस चीज की जरूरत है आप उसी को प्रिपेयर कर रहे हो एक्चुअली। एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जो मैं यूज़ करता था, मैं मतलब टारगेट बना लेता था कि मैं आज दिन में, अगर मैं ESC की तैयारी कर रहा हूँ तो आज मैं दिन में 500 क्वेश्चन लगाऊंगा, और मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं दिन में 200 क्वेश्चन लगाऊंगा। तो मैं ऐसा टारगेट रख लेता था कि मेरे को दिन में 200 क्वेश्चन लगानी है। वो 1 घंटे, मतलब लास्ट में तो आपकी स्पीड ऐसे हो जाएगी कि अगर आप गेट के 200 क्वेश्चन लगा रहे हो तो 2-2.5 घंटे में लग जाएंगे। तो वो आप अगर 2-2.5 घंटे में हो गए तो आपका पूरा दिन फ्री है, उसके बाद जो आपको करना है करिए। वैसे इस अप्रोच का एक फायदा बहुत बड़ा है कि नॉर्मली बच्चों को एक साथ एक दिक्कत आती है, आप ना रियल एग्जाम में ये प्रॉब्लम फेस करोगे जो मैं बता रहा हूं कि वहां पे जाके 3 घंटे कम पढ़ने लग जाते हैं बहुत सारे बच्चों को। लेकिन अगर आप अभी से अपने फास्ट स्पीड को थोड़ा फास्ट करके रखते हो ना, तो वहां पे एंड डेट पे जब आपके पेपर हो रही होगी उस समय आप अपने आप को खुद ही स्पीड अप पाओगे कि काफी स्पीड में और इफिशिएंट होकर के वर्क हो रहा है। तो आप एक टारगेट, मैंने वही बोला कि टाइम फिक्स मत करना, टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द करेक्ट वे, ठीक है। तो इस रिवीजन वाले को यहीं पे मैं स्टॉप करता हूं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
रिवीजन से रिलेट करता हुआ अगर किसी को कोई डाउट, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा जो आपके दिल में होगा तो आप पूछ सकते हैं। यस डियर, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर सुबह 8 AM से क्लास होता है, 8 PM तक क्लास जाता है, देन उसके बाद फिर घर भी जाते हैं, फिर रिवीजन के लिए 2 या 3 घंटे ही मिल पाते हैं क्योंकि अगले दिन के लिए प्रिपेयर्ड भी होना होता है, तो उस टाइम तो PYQ नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं उसमें? तो अगर मतलब जो क्लास का है वो तो आपको उसी दिन करना ही है, चाहे आप सुबह को जल्दी उठो चाहे रात को थोड़ा लेट सो, पर वो वाला करके सो। और PYQ फिर आप ऐसा कर सकते हो कि वीकेंड पे लगा सकते हो। तो वीकेंड में तो छुट्टी भी नहीं मिलता, मतलब आप 24/7 डे ही चलता है, तो वीकेंड में तो और ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा, तो फिर उसका क्या करेंगे? मतलब फिर अगर छुट्टी नहीं मिल रहा है तो फिर मतलब चलो इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको जी। ठीक है, ठीक है। इनको सबसे पहले जो PYQ है और जो तैयारी है उसमें एक ग्लिच है जो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो क्लास की रनिंग सब्जेक्ट चल रही है हमारी, ट्राई टू डू द क्लास वर्क रिलेटेड थिंग सिटिंग इन द क्लास ओनली। कैसे करते हैं ये मैंने क्लासेस में भी कई बार सिखाया है, ठीक है, कि क्लास में अगर आप बैठे हो और क्लास में मान लीजिए कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक चल रहा है, टॉपिक आपने पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिला, तो उस समय इतना मार्जिन समय का मिल जाता है जिसमें आप PYQ का उस टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन ढूंढ लो और फिर उसको अप्रोच कीजिए सिटिंग इन द क्लास ओनली। द मोमेंट यू विल सी द क्वेश्चन, यू विल द कॉन्सेप्ट विल क्लिक टू योर माइंड कि अच्छा ये हमने अभी पढ़ा था, और आपको सॉल्व करने में यू डोंट नीड टू राइट सो मेनी थिंग्स योर नोट्स। द मोमेंट यू विल सी द क्वेश्चन, जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है, यू हैव द कैलकुलेटर, गेट द आंसर एंड गेट द कॉन्फिडेंस इमीडिएटली। यू कैन सेव योर टाइम कि घर जाने के बाद जो मैं इस सब्जेक्ट का PYQ बनाऊंगा, घर जाने के बाद मैं गेट की बात करूं मुझे, और गेट में कभी भी देखना कि वी हैव लिमिटेड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, अगर पूरा PYQ मिला लो तब भी, and those limited questions you can cover 100% sitting in the class only. Then you will be able to save your time कि जब मैं घर पहुंचूं तो मैं अब पुराने वाले सब इसको रिवाइज करूंगा, ठीक है, ना कि वही जो अभी क्लास में पढ़ के आए हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को फास्ट कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द टाइम ऑफ द क्लास, ठीक है। और क्या डाउट है बताओ? थैंक यू। एनी अदर डाउट? यस। सर जैसे आपने बताया रिवीजन करना है, तो सर रिवीजन शॉर्ट नोट से करें या फिर पूरे क्लास नोट्स जो हमने बनाए हैं उनसे? नहीं, ये मैंने बता दिया कि अगर आप शॉर्ट नोट्स में हैंडी हो, अगर मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट नोट्स को भी लॉन्ग नोट्स ही बना दिया उसके अंदर फिर सब लिख दिया। यस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स अगर सपोज सॉइल मैकेनिक्स के हैं तो 10 पेज के अंदर हो जाने चाहिए। अगर आप इतना क्रंच डाउन कर सकते हो नोट्स को तो ठीक है, वरना जो लॉन्ग नोट्स है उसी के अंदर हाईलाइट कर लो। तो सर शॉर्ट नोट्स में जैसे सिर्फ फॉर्मूलेस लिखने या फिर जैसे कुछ थ्योरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं? हाँ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थ्योरी तो गेट के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट थ्योरी जैसे सिंगल मार्क की जो आ जाती है वो आप लिख सकते हो, पर वो तो PY के अंदर ही कवर ही हो जाएगी। तो मोस्टली गेट के लिए फॉर्मूला शीट बना लो बेसिकली, और उसी को फिर जो थ्योरी है वो क्लास नोट्स में हाईलाइट कर लो। इसके अलावा एक और भी चीज होगी, जैसे कि आपने कोई भी टॉपिक का फॉर्मूला का शीट बना लिया या फिर आपने फॉर्मूले लिखे हैं, Yes. उससे रिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट भी लिखो। जैसे कि आपने जब क्वेश्चन बनाए होंगे ना, तो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आल्सो। तो आपने क्वेश्चन लगाए होंगे तो क्वेश्चन लगाते समय लगा अच्छा यार पढ़ा तो हमने ये, लेकिन उसका एप्लीकेशन थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चंस में आता है। Yes. तो हम उससे जो आउटकम जो हमारी लर्निंग आई है, हम उस लर्निंग को वहीं पे अपने शॉर्ट नोट में लिख लेंगे। यस ठीक है, दैट विल द करेक्ट वे। आप इस तरीके से अगर वो वाला शॉर्टहैंड आपने बनाया है जिसमें आपने फॉर्मूले के साथ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, वो आपके असली काम की चीज है। लेकिन अगर अभी तक नहीं बनाए हो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूं कि अब मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि अब समय इतना नहीं है। कई सारे बच्चे शॉर्ट नोट बनाते हैं और शॉर्ट नोट बिकम्स अ लॉन्ग नोट, ठीक है, फिर वो दिन भर से समय लग गया, लगाते बनाते बनाते ही पूरा दिन भर समय चला गया और वो शॉर्ट नोट अपने आप में छोटा भाई है मेन नोट्स का। ठीक है, तो वैसा बना रहे हो तो फिर मत ही बनाओ, बेटर है आप नोट्स में हाईलाइट कीजिए। यस ठीक है, और उसके हिसाब से फिर सेलेक्टेड क्वेश्चंस लगाइए उसके। यस ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और किसी को डाउट? यस सर, जैसे जो लेस वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं फिर उनको रिवाइज कैसे करना चाहिए, जैसे कि BMC वगैरह हो गया या फिर स्ट्रक्चर? मतलब अगर जैसे BMC है तो गेट में
मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने एक बार क्लास भी पढ़ रखी है, क्लास में कर रखा है, तो उसको इतना मतलब आप याद रखोगे कि पेपर में हो पाए। पर उसके लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम जितना हम ESC में BMC को देते हैं उतना देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर जो मेन सब्जेक्ट है गेट के वो मिस आउट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं गेट के लिए उन पे ज़्यादा फोकस करें, और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको एक बार ऊपर से देख ले। जैसे मैं एग्जांपल दूँ RCC के अंदर, तो उसमें प्री स्ट्रेस से हर साल एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो प्री स्ट्रेस जरूर करो RCC में। और जैसे B में और जो पहले के 1-2 टॉपिक है उससे कर लो। और जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर होते हैं जिससे क्वेश्चन हर साल आता ही है, आपको पता है, देखते हैं। ट्रस्ट वाला टॉपिक हो गया, तो उसको जरूर करो। मतलब ये है कि एक बार आप PYQ से जब गो थ्रू हो जाओगे तो पता लग जाएगा कौन सा सब्जेक्ट में किस टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, तो उसको आप अच्छे से करो। जब अब जैसे टनल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, तो आप गेट के लिए पूरा 1-2 महीना नहीं पढ़ोगे ना, तो ये बेसिक यही चीज़ है। PYQ से आपको पता लग जाएगा कि मतलब इस सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, तो उसी को ध्यान रखो। बाकी कोई सब्जेक्ट स्किप वगैरह करना चाहिए क्या? स्किप तो देखो मतलब इनएविटेबल है, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो स्किप आप 100% नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आप अच्छे रैंक की इच्छा रखते हैं कि आपको नहीं बिल्कुल टॉपर सिंगल डिजिट लाना है, तो आप कुछ छोड़ने की सोचना मत। कोई टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक छूटना इज फाइन, बट लिविंग द सब्जेक्ट इज ब्लंडर। मतलब आप सब्जेक्ट छोड़ दोगे ना तो आपको गेट के एग्जाम के दिन भी लगेगा यार मैंने ये सब्जेक्ट छोड़ दिया, कभी इसमें से सारा क्वेश्चन आ और गया। वो अपने आप में कॉन्फिडेंस आपका डाउन करता रहेगा। तो आपको सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। जैसे हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो सब्जेक्ट के अंदर का, कोई ऐसा टॉपिक जो पिछले 15 साल से पूछा ही नहीं गया है, लिविंग दैट विल नॉट रिड्यूस योर कॉन्फिडेंस। लेकिन सब्जेक्ट छोड़ दोगे तब फिर आपका कॉन्फिडेंस ड्रॉप कर जाएगा वहां पे, और हमें खेलना नहीं है इसके साथ, ठीक है? यस सर, मेरा डाउट ये है कि एक्चुअली हम लोग के पास मैक्सिमम 3 आवर्स मिलता है 9 से 12 के बीच में, एंड वर्कबुक है और एक PYQ है। तो अगर वर्कबुक सॉल्व करते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो PYQ ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं। बट दोनों चीज़ नहीं कर सकते हैं उस टाइम में, क्योंकि रिवीजन भी करना है, आज का पढ़ा हुआ भी करना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। 3 घंटा में उसको समझना, फिर उसको मिनिमाइज़ करना, देन उसका अप्लाई करना काफ़ी टफ होता है। तो एक लाइन में बताइए कि वर्कबुक करें या PYQ करें? आई एम सो मच कंफ्यूज, क्योंकि वर्कबुक करते हैं तो उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है और टफ भी पड़ता है, बट अगर वो हो जाता है तो PYQ ऑलमोस्ट हो ही जाता है। मैं अपना बता सकता हूँ, मैंने PYQ करे थे, मैंने वर्कबुक नहीं करी थी, तो फिर अब इस अपने हिसाब से आपने एक लाइन में कहते एक लाइन में आंसर दिया इन्होंने आपको। हाँ सर, ये सही है वर्क। और वैसे भी देखो, वर्कबुक इज फॉर द क्लासरूम प्रैक्टिस, ठीक है? सो इफ यू आर डूइंग द वर्कबुक वन टाइम, इट इज ओके टू डू विद दैट। लेकिन अगर आप PYQ नहीं कर रहे हो, ठीक है, और सिर्फ वर्कबुक कर रहे हो, तो आपका काम अधूरा है थोड़ा। लेकिन हाँ, अगर PYQ कर रहे हो तो आपका गेट का काम तो पूरा हो जाता है। तो PYQ तो मल्टीपल टाइम्स लगाइए डियर आप, ठीक है? PYQ इज द करेक्ट सोर्स। मतलब सिंपल बात ये है कि अगर एक्सक्यूज ढूंढोगे तो आप 100 एक्सक्यूज ढूंढ सकते हो, पर अगर आपको तैयारी करनी है तो आप तैयारी करोगे, फिर आप नहीं लाओगे रैंक तो कोई और ले आएगा, रैंक तो फिक्स है वहाँ पे। तो रैंक तो आनी किसी न किसी की, किसी ना किसी की तो आएगी रैंक। एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रहा हूँ, जो रियल है वो बता रहा हूँ एक्चुअली। यही मैं फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने दोबारा पूछा कि एक्चुअली रियलिटी में 3 आवर्स मिल रहे हैं हम लोग को, 3 to 3.5। देखो सिंपल बात ये है, PYQ मल्टीपल टाइम्स लगाने हैं। वर्कबुक जैसे सर ने बोला, एक बार भी आप अगर ऊपर से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लोगे तो ठीक है, पर PYQ आपको मल्टीपल टाइम्स लगाने हैं। मिनिमम 2-3 बार तो आपको सारे PYQs एक बार कॉपी पे मतलब अपने नोटबुक पे सोल्व करने ही पड़ेंगे। तो प्राइमरी PYQ को देते हैं, उसके बाद अगर टाइम मिलता है हाँ। ओके सर, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं फिर सेशन को। हो गया दुख, ये दूर हुआ? अच्छा, मुझे मालूम है ये वाला चीज कि क्लास में सबके दिल में ये वाला चीज तो होगा कि सर समय कम मिल रहा है। मैंने अपने लिस्ट में वो क्वेश्चन रख रखा है, मैं जानता हूं। मेरे सेशन रखने का एक मेन मोटो ये भी था कि यू गाइज मे नॉट बी एबल टू डील विद द लेसर टाइम, सो उसके साथ कैसे स्मार्टली डील करना है, ये सेशन रखने का हमारा वन ऑफ द मोटो है, ठीक है? इस पर सेकंड पे आता हूं कि आप में से कई सारे बच्चे अभी इस टाइम पे टेस्ट लगाने की सोच रहे हैं और बहुत सारे बच्चे टेस्ट से डर रहे हैं। कितने लोगों को डर लग रहा है, सच बताना? ठीक है। सो असली में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो तो आप सब्जेक्ट का एक चेहरा देखते हैं कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा, अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जानता हूं, क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे जानता हूं, लेकिन टेस्ट सीरीज के अंदर कि उसी टॉपिक के अंदर ट्रिक्स एंड लॉजिक्स
मिक्सचर करके दिया जाता है और उसके साथ डील करने से डरने का कारण यह है कि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, गलत होती है तो डर लगता है कहीं कॉन्फिडेंस को डैमेज न कर बैठे। ये जो डर है वो निकलेगा ही बाहर तब जब आप टेस्ट सीरीज में एंटर करोगे। अब बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज जिससे आप अभी डर रहे हो उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी तैयारी के लिए। विनीत आप बताइए, अगर जैसे कि बच्चे दो तरह के हैं, एक तो है जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और कई सारे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज से अभी भी डर रहे हैं। आप किस सिचुएशन में थे अपने टाइम पे? सर मैं तो हमेशा डरता ही था सर टेस्ट सीरीज पर देखो डरने वाले रैंक ला रहे हैं। पर मतलब डरने का मतलब ये नहीं कि मैं टेस्ट सीरीज देता नहीं था, डरता था पर टेस्ट सीरीज जरूर देता था। तो ये चीज़ है कि टेस्ट लिखना ही है, चाहे आपके नंबर आए ना आए, पर मतलब अगर आप टेस्ट लगातार देते रहोगे और इम्प्रूव करते रहोगे तो नंबर ऐसा वो कुछ ऐसा तो है नहीं कि नंबर नहीं आएंगे, तो नंबर आएंगे ही टेस्ट में और फिर एग्जाम में भी नंबर आएंगे। और ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो एग्जाम में नहीं आ रहे। तो कई बार क्या होता है कि टेस्ट में कई सारे क्वेश्चन थोड़े इरेलीवेंट हो जाते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज इस तरह से बनाते हैं कि आपको मतलब एग्ज़ाम से ज़्यादा ही अच्छी तैयारी करवाएं। तो वे थोड़े क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़े मल्टीपल क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो अगर आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं पर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो और साथ में इंप्रूव कर रहे हो, खाली लगा नहीं रहे कि लगा रहे हैं बस टेस्ट सीरीज, कुछ इंप्रूव नहीं कर रहे हो, कुछ उससे सीख नहीं रहे, अगर आप उससे सीख रहे हो और इंप्रूव कर रहे हो तो जरूर नंबर आएंगे आपके, पर टेस्ट जरूर लगाने बेसिकली। अब तो सबसे पहले तो एक कंक्लूजन बाहर निकालते हैं यार, अगर आप टेस्ट से डर रहे हो तो आप सही तैयारी कर ही नहीं रहे हो। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं, आपको टेस्ट का कुछ फैक्ट है, समझिएगा कि जब भी कोई बच्चा टेस्ट लगाता है शुरुआत में, अगर अभी तक आपने नहीं लगाया और अभी लगाओगे तो एक दिक्कत आएगी आपको। दिक्कत यह है कि टेस्ट लगाते के साथ पहले ही टेस्ट में आपको लगेगा यार मार्क्स बड़े कम आए, मार्क्स बड़े कम आए, और ये सेकंड टेस्ट लगाया फिर से मार्क्स कम आए, और ये डर इंसान को फिर बहुत पीछे लेके चला जाता है। तो दो तरह के कैंडिडेट है, पहला तो ये कि यार टेस्ट से डर लग रहा है, टेस्ट लगाओ ही मत, फिर तो आप फंस गए। और वहीं पे दूसरा कैंडिडेट कि अच्छा टेस्ट से डर लग रहा है, कोई बात नहीं, इसी टेस्ट को लगा करके इंप्रूवमेंट आएगी अगर आप लर्निंग बनाए रखोगे टेस्ट सीरीज से। मतलब कि आप अपना अप्रोच समझिए, टेस्ट इसलिए नहीं कि आप डरे, टेस्ट इसलिए है कि आप जब टेस्ट लगाएंगे अपनी गलतियों का पता करेंगे कि वो क्या गलती है जो मैं कर रहा हूं स्पेशल, और उस गलतियों के ऊपर एक एक करके वर्कआउट करना इज द एक्चुअल प्रिपरेशन डियर। और अगर आप टेस्ट दे करके अपने मिस्टेक्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, आपका तैयारी अधूरा हो गया, क्योंकि आपकी तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है टेस्ट को लगाना। तो आप जितनी जल्दी टेस्ट को स्टार्ट करो, अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कीजिए, शुरू कर चुके हैं तो एक्सेलरेट कीजिए, क्योंकि असली लर्निंग जो तैयारी के टुवर्ड्स होती है वो क्वेश्चन के मामले में मैं बहुत ही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं। एक पीवाईक्यू है जो राइट ट्रैक देता है आपको, और सेकंड है टेस्ट सीरीज जो आपको पीवाईक्यू के अलावा उससे बेहतर क्वेश्चन और उस टाइप के क्वेश्चंस के वैरायटी दिखाता है। तो आपकी लर्निंग टेस्ट सीरीज के थ्रू होती है। नहीं बना कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे उससे, लेकिन हम एंटर ही ना करें, दैट्स अ ब्लंडर। तो आपको टेस्ट में तो एंटर करना पड़ेगा डियर, ठीक है। और जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही अच्छा रैंक आएगा। तो रैंक में भी अगर मैं बताऊं आपको, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देता हूं मैं, ये जो डर है ना, जिसके अंदर ये डर कम है वही खिलाड़ी है, जिसके अंदर डर ज्यादा है वही पीछे जाता है। तो डिफरेंस रैंक का नहीं है, डिफरेंस इसी करेज का है कि आप कितना सामने आकर के टेस्ट को लगा रहे हो, कितने क्वेश्चंस के साथ डील करके सीखने का प्रयास कर रहे हो। जिसने ज्यादा किया उसकी रैंक अच्छी, अल्टीमेटली वो सीखा ज्यादा, रैंक अच्छी। मतलब आप ज्यादा एफर्टफुल रहोगे, ज्यादा सीखोगे, ज्यादा फास्ट बनोगे, ज्यादा एक्यूरेट बनोगे, रैंक अच्छी आएगी, वेरी सिंपल। लेकिन आप अगर डरते रहेंगे तो आप वैसे ही पीछे हैं। अब टेस्ट के लिए विनीत आप बताइए कि टेस्ट अगर बच्चा लगा रहा है अभी तो कैसे अप्रोच करना चाहिए, मतलब अप्रोच एज इन कि हम जब फुल टेस्ट पे आएंगे दिसंबर के फर्स्ट डे से, तो हमें पर डे टेस्ट प्लान कैसे करना चाहिए, क्योंकि वी हैव n नंबर्स ऑफ टेस्ट। तो वो टेस्ट कैसे प्लान करना चाहिए, उसके ऊपर कैसे मेहनत करनी चाहिए। तो मतलब कि दिमाग में ये आता ना बच्चों कि सर हम 2 दिन में एक टेस्ट करेंगे, 3 दिन में एक टेस्ट करेंगे, पर डे 1 टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट के साथ कैसे डील करना है।
तो मेडिसी का अगर आपने वो टेस्ट सीरीज पोर्टल देखा होगा तो उसमें बेसिक सब्जेक्ट टेस्ट होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट का, फिर एक मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट होता है जिसमें 2-3 सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, फिर फुल लेंथ में भी 2-3 तरह के हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। तो जो ये बेसिक सब्जेक्ट टेस्ट सिंगल सब्जेक्ट का है वो आप अभी कर सकते हो जब आपका सब्जेक्ट चल रहा है। अब जैसे आपके जो प्रीवियस सब्जेक्ट हो गए और जो अब सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आप अभी नवंबर में इस महीने आप मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट दे सकते हो और दिसंबर से आप अपने फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 2 साल के टेस्ट ले सकते हो। तो आप अगर 2 साल के टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपके पास चंक ऑफ टेस्ट हो जाएंगे, तो आपके पास टाइम भी रहेगा कि आप सारे टेस्ट दे सको, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो ये है कि आपने नवंबर तक मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट सारे आप निपटा लो और फिर दिसंबर में फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दो। आप सोचो कि दिसंबर में योर क्लासेस विल बी एट द स्टेज ऑफ द एंड ओनली, ठीक है, और उसके बाद जो समय बचेगा बच्चे आपके पास में, उस समय की प्लानिंग ऐसी करनी है कि हमें डेली टेस्ट लगाना, डेली, और डेली का लर्निंग हमें अगर याद नहीं रख पा रहे हैं तो हम लिख लेंगे कहीं कि हमने इस टेस्ट से क्या सीखा, हमारे मिस्टेक्स क्या थे, और अपन उसी मिस्टेक के ऊपर अटैक करेंगे। यही मिस्टेक हुआ था ना, आगे से होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कोई भी टेस्ट पकड़ो, आगे मैं दिसंबर की बात कर रहा हूं कि जब आप फुल टेस्ट में आएंगे, एंटर करेंगे, आपके पास एम्पल टाइम होगा, दिन भर जब क्लासेस नहीं चल रही हुई यहां पे, ठीक है, आपके पास एम्पल टाइम होगा कि यू आर ओनली सॉल्विंग द क्वेश्चंस डे बाय डे। तो उस समय कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं कि नोट्स पढ़ रहे होते हैं सिर्फ, यार असली तैयारी आपकी टेस्ट सीरीज से होनी है उस समय, तो वो टेस्ट सीरीज छोड़ना नहीं है, हमें टेस्ट सीरीज के ऊपर एफर्ट्स बढ़ाने हैं। तो पर डे के हिसाब से देखो क्या क्या लर्निंग बन रही है और लिखो कहीं पे अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो, और रिवाइज उसी का करो कि आपने सीखा क्या उससे। वैसे क्वेश्चंस लगाइए दोबारा अगर लगाना है तो, जिसमें आप फंसे थे, वो क्वेश्चन जो आपको एक बार दुख दिया है उसको दोबारा निकालो, ठीक है, और उसको छोड़ना नहीं। तुम भी थे ना लास्ट टाइम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा मैं थर्ड पे आता हूं। एक बड़ी समस्या बच्चों के दिमाग में आती है कि अपने मिस्टेक से डरते हैं, और जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया कहीं पे, और क्वेश्चन चाहे वो पीवाईक्यू का हो, वर्कबुक का हो या फिट टेस्ट का हो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक मिस्टेक किया बच्चे ने, मिस्टेक करने के बाद फिर उनको लगता है अरे यार एक मिस्टेक हो गया, अगर कंटिन्यूएशन में 2-3 मिस्टेक और हो गए तो उनका मोरल डाउन होने लग जाता है। उनको लगता है कि अरे यार मैं तो तैयारी अच्छा, मतलब घबराने की जो समस्या है इनके अंदर, ठीक है, तुरंत डिमोटिवेशन, एकदम हाई स्टेज की थिंकिंग तुरंत ले आते हैं, यार अब तो हो नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं। क्या ऐसी समस्याएं होती हैं आपको? ठीक है, आप बताइए उसके साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मिस्टेक्स हैं वो सबसे होती हैं। मैंने भी गेट का जो मैंने जिसमें मेरी 11 रैंक आई थी उसमें मैं 4-5 नंबर की सिली मिस्टेक्स करके आया था। तो ये है कि मिस्टेक तो सबके साथ होती हैं, बस ये है कि अब मिस्टेक 2 तरह के होते हैं। एक तो इररेलेवेंट मिस्टेक, जो कि कई बार क्वेश्चन ही सेट ऐसा होता है कि जो आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे, वो किसी से सोल्व नहीं होगा। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। दूसरी जो सिली मिस्टेक्स है उसको आप ओवर द टाइम ठीक करना है। तो अब सिली मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए क्या है कि जैसे आप लोग तो सब क्लासरूम में हो, तो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लीजिए कि ये वाला टेस्ट तूने लगाया था तो तुम्हारे से ये वाली मिस्टेक हुई थी या नहीं हुई थी। अगर उससे नहीं हुई है और किसी से नहीं, तुम्हारे से वाली मिस्टेक हो रही है, तो वो सिली मिस्टेक है। बेसिकली वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और आप उसमें गलती कर रहे हो। तो इसको आपको एक जगह लिख लेना है पेपर पे कि आप जब भी अगला टेस्ट लगाओगे तो एक जो सिली मिस्टेक्स वाला आपकी नोट शीट होगी वो आपको ध्यान रहेगी कि मैं ये वाली गलती करता हूँ। या तो आप गेट कैलकुलेटर में कुछ गलती कर रहे हो, या अपने कोई मतलब जैसे कई बार होता है ना, बहुत बड़ा फॉर्मूला है तो कई बार हम उसको फॉर्मूले को जब लिखते हैं तो स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ये वाली जो गलती होती है छोटी छोटी, तो ये वाली गलती आप एक जगह लिख लो, क्योंकि ये हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहती है हमेशा। ये सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा और वो बार बार रिपीट करेगा, वो हर बार हम करेंगे, तो ऐसा उसको आप ना एक हो, जगह लिख इसलिए लो हमें लिख लेना है वो, और उसको अगले टेस्ट में और एग्ज़ाम वाले दिन उसको बेसिकली नहीं करनी है। सिंपल बात ये है। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आप सिर्फ उसको देखते रहोगे ना पेपर को, तब भी वो ठीक नहीं होगी। जब आप उसको अप्लाई करोगे तो ये आपकी धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी। मतलब टेस्ट सीरीज़ का बेसिक ये है कि आपका जो माइंड और हैंड कनेक्शन है वो आपका इस तरह से बन जाएगा कि आप जब क्वेश्चन देखोगे कोई भी, क्योंकि वहाँ पे तो नया क्वेश्चन आएगा। मेडिसी के टेस्ट तो वैसे भी बहुत ही अच्छे होते हैं, गेट वाले तो, और इसमें जब आपको उसको देखोगे तो आपको दिमाग में एकदम आ जाएगी इस वाले कॉन्सेप्ट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि फॉर्मूले तो सब आपको क्लास में पढ़ाई रखेंगे, उसी फॉर्मूले की नए क्वेश्चन में एप्लीकेशन आपको देखनी है, तो वही आपकी धीरे धीरे टेस्ट के साथ इंप्रूव होती चली जाएगी। अब देखो मिस्टेक से रिलेट करता हुआ ना, मैं हमेशा गेट के लिए 3-4 चीजें काउंट करता हूं। मैंने कई सारे क्लासेस में इस बात को कोट भी किया है। मैं आपको बोलता हूं मिस्टेक, आखिरकार आप गेट को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे तो आप देखें कि गेट अपने क्वेश्चंस को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखता, वो अपने क्वेश्चंस में हमेशा साजिशें भरता है कि आप फंसो, ऐसी साजिशें भरता है।
और वो साजिशों को मैंने 4 कैटेगरी पर डिफाइन कर रखा है। पहला, वो डेरिवेशनल चेंजेस करते हैं। तो हम कोई भी टॉपिक में अगर फॉर्मूला डट रहे हैं तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। हमें क्या करना है, उस टॉपिक से अगर डेरिवेशन से क्वेश्चंस कहीं बनता है तो हम डेरिवेशन के अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस बन सकते हैं, हम उस चीज को सीखेंगे। पहला, डेरिवेशनल चेंज का क्वेश्चन। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लो, आपको डेरिवेशनल चेंज के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। सेकंड, वो क्या करते हैं कि लैंग्वेज में थोड़ा सा एक कोई बात जिसको बहुत आसानी से कही जा सकती है वो नहीं कहेंगे आसानी से, वो लिखेंगे थोड़ा सा घुमा फिरा करके। ठीक है, शायद वो आपको सर्वे का क्वेश्चन याद हो जिसमें एक पूछा था कि भाई 2 कंटूर के बीच का डिफरेंस कितना है मैप में, उसके लिए इतनी लंबी कहानी लिखा है। ठीक है, ये यहां हमने सेंटर डाला, ये हमने आर्क ड्रॉ किया, लंबी चौड़ी कहानी लिख करके एक सवाल पूछा है। यार आप सोचो कि क्या उसको आसानी से कहा नहीं जा सकता था? अच्छी इंग्लिश आती है उनको लेकिन नहीं कहेंगे, फंसाने का प्रयास करते हैं। वो तो लैंग्वेज में आपके साथ प्ले करते हैं। तो आपको एफिशिएंट ऐसे बनना है, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ करके ये जानने की कोशिश करें कि इनके दिल में क्या है, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो कई बार ना लैंग्वेज में ना फंस करके डेटा देख के भी समझ में आता कि अच्छा ये इसके बाद तो यही पूछना चाहिए इसका। ठीक है, तो ये एक तो डेरिवेशनल चेंज, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा है कि वो यूनिट में चेंजेस कर देंगे। सवाल पूछेंगे किसी और चीज में, पूरी कहानी चल रही है एक यूनिट के सिस्टम में और सवाल किसी और यूनिट में पूछा है, लोग मिस्टेक कर जाते हैं। और एक आखिरी चीज, मतलब कि अगर आप यूनिट वाले पे अगर आप थोड़ा सा करेक्ट अपना अप्रोच बनाना चाहते हो तो मैं आपको वही बोलूंगा कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही यूनिट्स कहीं पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके कुछ। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली पढ़ना। एंड द लास्ट थिंग कि वो सरप्लस डेटा मेंशन करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है आपको, तो वो मिस्टेक करने के लिए ऐसी साजिशें रची जाती हैं। आप ऐसे में ना फंसो, इसलिए अपना प्रैक्टिस इतना बनाए रखो कि उसकी साजिश में फंसे ही ना। ठीक है, तो सरप्लस डेटा रहेगा और आपके फंसने के चांसेस कि सर ये वाला डेटा क्या करना है ही नहीं, यूज ही नहीं है, अननेसेसरली सरप्लस डेटा है, यू डोंट नीड टू यूज दैट। ठीक है, तो अगर आप इन सब ये चार चीजें जो मैंने बताया, ठीक है, अगर इस पे अगर आप कोप अप कर लेते हो, ठीक है, तो समझो कि आपकी तैयारी वहीं से बेहतर शुरू हो जाती है। मिस्टेक्स को हमेशा अकाउंट करो कि किस टाइप की मिस्टेक आप कर रहे हैं। ठीक है, यही मिस्टेक के ऊपर वर्क करना ही असली तैयारी। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ नोट्स को बार बार पढ़ूं तो यार आपका तैयारी अधूरा हो रहा है। आप समझिए कि हर एक इंडिविजुअल की तैयारी, मिस्टेक का टाइप अलग होता है, तो हर एक इंडिविजुअल को अपने लिए सोचना चाहिए कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूं। अपने मिस्टेक को खुद एनालाइज कीजिए, अगर हो सके तो उसको अलग से बुकलेट बनाकर लिखो। ट्राई टू समराइज योर मिस्टेक्स टाइप, अपने बिहेवियर को समझिए कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, कैसे है। ठीक है, मैं इस टॉपिक को यहां पे क्लोज करता हूं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एरिया फॉर डिस्कशन। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मेरा ये डाउट है कि कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए जो गेट के अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब जो वेटेज ज़्यादा रखते हैं, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, सॉइल हो गया, उनके कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए अभी, क्योंकि अभी टाइम भी है, ईएसी नहीं हो रहा, तो ईएसी के जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चंस हैं मेंस के, वो लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? देखिए सब टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम होता तो ठीक है, पर अगर आप वो क्वेश्चन लगाओगे तो आपके जो गेट के पीवाईक्यू वो नहीं लगा पाओगे, किसी सब्जेक्ट के मिस हो जाएंगे। तो आप अगर मल्टीपल सोर्सेज रहने दो, एक ही जो पीवाईक्यू है और जो टेस्ट है इसी पे फोकस करो। इसी में आपको, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं ना उसमें इधर उधर से कन्वेंशनल क्वेश्चन से भी आपको मतलब जो रिलेटेड टॉपिक है वो मिल जाएगा। और बेसिकली जो ईएससी के कन्वेंशनल क्वेश्चन है वो इतने मुश्किल नहीं होते, वो गेट के क्वेश्चन से आसान ही होते हैं, तो वो आपके गेट के पीवाईक्यू में कवर हो जाएंगे। बाकी अगर जब आप ईएससी की तैयारी करोगे तब उसमें आप लगा सकते हो उसको, अभी जरूरत नहीं है टाइम। एक और भी तरीका मैं बताता हूं कि जैसे देखो, एक बात तो सबको समझ में आ चुकी होगी अब तक कि कन्वेंशनल क्वेश्चन गिव्स द कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्फिडेंस बनता है उसमें कन्वेंशनल क्वेश्चन का बेस होता है, लेकिन क्या ये राइट टाइम है कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाने का? आंसर नो। तो क्या लगाने का राइट टाइम है? पीवाईक्यू। लेकिन तो कन्वेंशन का क्या करें? तो कन्वेंशन का क्या करें डियर, जितने क्वेश्चंस कन्वेंशन क्लासरूम में कराए गए हैं वो क्वेश्चंस हम सभी लोग इंडिविजुअल, हर एक सब्जेक्ट के जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो हम लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके। तो जो कन्वेंशनल क्वेश्चन क्लास में कराए गए हैं आप उसको कीजिए, लेकिन उसके अलावा कोई नया क्वेश्चन मत उठाना, क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं है आपके पास अभी। तो हमें करना क्या चाहिए कि क्लासरूम में किए गए कन्वेंशनल क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद सीधा
मतलब कि आप क्लासरूम के जो क्वेश्चंस हुए थे वो एंड प्लस सीधा पीवाईक्यू, यू डोंट नीड टू डू द पीवाईक्यू ऑफ ईएससी मेंस, या फिर उसके लिए हम वो करने की जरूरत अभी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक और डाउट था, आप टेस्ट सीरीज को कैसे अप्रोच करते थे, मतलब कैसे देते थे, कौन से क्वेश्चंस आप पहले करते थे, कौन से क्वेश्चंस बाद में करते थे, कैसे टैकल करते थे क्वेश्चंस वगैरह को? अब जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारा सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइडेड है। तो आप ना इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने इसीलिए आपको बोला कि दिसंबर में स्टार्ट करो, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं उनको जब जो एप्टीट्यूड मैथ्स वाला पार्ट अगर पहले करेंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, कई लोग टेक्निकल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये अब पर्सनली डिपेंड करता है। तो इसलिए आप अगर दिसंबर से स्टार्ट करोगे तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि मैं पहले एप्टीट्यूड करके देखता हूँ, अगर मेरे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा। अगर मैं पहले टेक्निकल सॉल्व कर लेता हूँ, अब टेक्निकल में भी कई लोग क्या करते हैं पहले 2 नंबर वाले सॉल्व कर लेते हैं फिर 1 नंबर वाले, तो इसलिए आपके पास अगर टाइम विंडो रहेगी तो आप अपने पास उसको उसी हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो। तो इसमें आपको ना एक्सपेरिमेंट करना है अपने साथ, ये नहीं है कि अगर आपने एक तरह से स्टार्ट कर दिया तो उसी को एग्जाम दे गए। 2-3 तरह से आप करके देखो, जिसमें आपको सूटेबल लग रहा है, जिसमें आपके नंबर अच्छे से बन रहे हैं, तो उस हिसाब से आप करो। क्योंकि कई लोगों का एप्टीट्यूड सर बहुत अच्छा होता है, वो 10 मिनट में पूरा एप्टीट्यूड मैच कर लेते हैं। कई लोगों को जैसे मेरे को आधा घंटा लग जाता था तो मैं उसको लास्ट में करता था। तो ये आपको थोड़ा पहले दिसंबर में जब आप स्टार्ट कर दोगे फर्स्ट वीक में, तो उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके जो आपको सूट करेगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लास्ट डाउट है, आप घर पे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे तो टाइम फ्रेम करते थे आप क्वेश्चंस को कि जैसे 2 मिनट में मेरे को ये क्वेश्चंस करना है, 3 मिनट में करना है? नहीं, मैं टाइम फ्रेम, मतलब मेरी स्पीड अच्छी थी तो मेरी जल्दी हो जाते थे क्वेश्चन, पर टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि आप जब घर पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, टेस्ट में दे रहे हो तो गेट कैलकुलेटर में सजेस्ट करूंगा उसी में करो, पर जब आप घर पे करोगे तो आपको क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करने हैं, तो अगर आप गेट कैलकुलेटर लेके बैठोगे इस टाइम पे तो आपके बहुत ही कम क्वेश्चन हो पाएंगे दिन में। तो आप अभी तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करो, टेस्ट सीरीज़ में आपका अच्छी खासी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी गेट कैलकुलेटर की, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं। और स्पीड आपकी बन जाएगी धीरे धीरे, आप अगर अभी स्टार्ट करोगे तो गेट तक अभी 100 दिन है तो आराम से हो जाएगा स्पीड। थैंक यू सर। मतलब अगर आप ये कहना चाह रहे हो ना कि क्या हमें अभी टाइम फ्रेम पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, तो आप सबके लिए मैं एक सजेशन देता हूं कि टाइम फ्रेम पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। टाइम आप डिसाइड कीजिए कि अभी इस चीज को चालू करना चाह रहे हो या फिर नवंबर का मिडल पे या फिर दिसंबर के स्टार्ट पे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम टाइम फ्रेम पे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की अप्रोच क्या होती है ना कि क्वेश्चन लेके बैठा है आधा घंटे में बना रहा है, तो अगर इस अप्रोच से जा रहे हो तो आप अपने आप को कभी स्पीड अप नहीं कर पाएंगे। सर उसी के लिए मैंने बोला था ना कि मैं एक टारगेट रख लेता था कि मैं 100 क्वेश्चन करूंगा दिन में, तो अगर आप तो वो खुद ही आ रहा है, मतलब कि अल्टीमेटली वो वही चीज आ रही है, स्पीड वाली बात, वो टाइम आ ही रहा है उसमें, ठीक है। तो टाइम पर क्वेश्चन टाइम की जगह मैं दिन में कि मैं 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करूंगा, मैं उस हिसाब से उसको हाँ, मतलब ये पर क्वेश्चन नहीं कर रहे थे आज, टारगेट में टाइम डिसाइड कर रखा था। दैट्स अ करेक्ट अप्रोच। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, जो अगला है वो अगला डिस्कशन हमारा कि भाई स्पीड के साथ एक्यूरेसी को मेंटेन कैसे करें, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कई सारे बच्चे टाइम घड़ी लगा के सॉल्व करते हो क्या? ठीक है, नहीं कर रहे अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक्यूरेसी की दिक्कत कितने बच्चों को आ रही है कि एक्यूरेट नहीं हो पा रहे, मिस्टेक बहुत हो रहे हैं। अब मिस्टेक तो एक रीजन है कि मिस्टेक हो रहा है, अब मिस्टेक को सही करना, अपने आप को एक्यूरेट बनाना एंड प्लस स्पीड भी मेंटेन करना, ये 2 चीजें कैसे कर पाएंगे? तो सर एक तो सबसे पहले गेट में स्पीड थोड़ा सेकेंडरी है, एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि 3 घंटे में आपको 55-60 क्वेश्चन सॉल्व करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आपको एक्यूरेसी करनी है, आपने पहले क्लास पढ़ ली, आपने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए और सारे क्लासरूम क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आपको देखना है कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। अगर उसमें जैसे कई बार क्या होता है ना, गेट के क्वेश्चन में नोट लिख देते हैं छोटा सा, अब वो नोट की वजह से क्वेश्चन नहीं बन रहा आपका, जैसा आपने बोला यूनिट की वजह से क्वेश्चन नहीं बनना, तो ये तो सिली मिस्टेक हो गई। अगर आपका कॉन्सेप्ट के या फॉर्मूला आप गलत पढ़ रहे हो या कॉन्सेप्ट गलत कर रहे हो, उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो वो आपको दोबारा क्लासरूम में जो क्लास नोट्स है उसको एक बार रिवाइज करना है और फिर उस क्वेश्चन को दोबारा बनाना है। पर पहले जब आपकी एक्यूरेसी ठीक हो जाएगी और फिर आप प्रैक्टिस करोगे टेस्ट सीरीज में और जो PYQs हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बन जाएगी, पर पहले आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। समझ में है आपको बात कि आप समझिए कि स्पीड एक एरिया है, लेकिन एक्यूरेसी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कवरेज देता है। आप सोचो कि गेट में अगर मैं कंपेयर करूं डियर किसी और एग्जाम से, ये सिविल एग्जाम से कंपेयर करूं ना, तो गेट में टाइम की दिक्कत, अगर आपने तैयारी सही तरीके से किया है ना, अगर प्रैक्टिस सही तरीके, तो टाइम की दिक्कत उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या हमारी एक्यूरेसी की है। तो हमारा सबसे पहला एफर्ट होना चाहिए कि हम एक्यूरेट बने, और एक्यूरेट बनने के लिए फिर वही जिन्होंने अप्रोच बताया, ठीक है, आपको उस हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि मिला जुला के मैं बात करूं तो मैंने थोड़ी देर पहले भी एक चीज कहा था कि आप अपने मिस्टेक को, अपने आप को रीड करो कि मैं मिस्टेक कहां कर रहा हूं, और उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करके ना आप अपने आप को एक्यूरेट बना सकते हैं।
और ये सबसे पहला स्टेप है हमारा। फिर जब स्पीड की बात आती है तो फिर वही जो इन्होंने किया था कि भाई पर डे का हम नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स कर लें, इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज के हो चाहे किसी कहीं और के हो, और मल्टीपल टाइम्स करने से ये चीजें दोनों ही चीजें कवर हो जाएंगी। लेकिन वो आपको सोचना है राइट टाइम अभी है वो करने का, ठीक है। चलो एक और चीज, या गेट का जो अभी पूरी तैयारी बच्चों ने किया साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, और गेट में जो उन्होंने दिया है कैलकुलेटर वर्चुअल कैलकुलेटर, और वर्चुअल कैलकुलेटर भी बच्चों ने फोन पे इंस्टॉल कर रखे हैं और फोन पे काम करना बड़ा आसान होता है। ये यहां से टक 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 आंसर आ गया। लेकिन वहां पे क्या होता है, मिलती है माउस, सामने है कंप्यूटर और यूं क्लिक करते हैं। अब वहां पे हैंडी नहीं बन पाते, काफी डिले होता है। इनफैक्ट गेट कैलकुलेटर एग्जाम में, रियल एग्जाम में आपको स्लो कर देता है। तो कैसे टैकल करेंगे उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को फेस करने से पहले? सर उन लोगों का तो माउस ही नहीं चलता है वहाँ पे, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो जो आप लैपटॉप पे ये भी देख लो आप, ये भी होने वाला है। तो जो आप लैपटॉप पे गेट कैलकुलेटर यूज़ करोगे तो बहुत स्मूथ चलेगा। फ़ोन पे तो करना ही नहीं है, फ़ोन पे तो ये चीटिंग है बेसिकली। तो हाँ। फ़ोन पे तो गेट कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, पर जो आप लैपटॉप पे करोगे वो फिर भी बहुत फास्ट होता है। वहाँ पे उनका माउस अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, सब चीज़ होती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा ही सोचना है, यही चीज़ आपको स्पीड बनानी है। अगर आप जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप 3 घंटे पूरे में सोल्व कर रहे हो तो सोच के चलना कि वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको ट्राई करना है कि आपके पास 2.5 घंटे हैं, आपको 2.5 घंटे के अंदर टेस्ट कंप्लीट करना है। तो इसलिए आपको जो वो 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो वहाँ पे जो आपका स्लो होगा, क्योंकि एक तो वहाँ पे एग्जाम प्रेशर, दूसरा वहाँ पे उनका माउस अच्छे से नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी गेट में ना, क्योंकि आपके पास डू और डाई सिचुएशन है 3 घंटे, ESC में तो प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज है। अब गेट के अंदर छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। अब वहाँ पे वे बुकलेट देंगे एक छोटी सी, अब आपकी हैंडराइटिंग बहुत थिक लिखते हो, बहुत चौड़ा करके लिखते हो उसको, तो फिर वहाँ पे उसमें वो आपकी एक ही क्वेश्चन में पूरी बुकलेट पड़ जाएगी। तो इस सब चीज़ का छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। और उसमें पन्ने नहीं देंगे आपको वो। हाँ वो लिमिटेड ही है, वो खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया। हाँ, फिर उसको आधा घंटे बाद ला के देंगे दोबारा, उसको पहली वाली को ले जाएंगे, फिर आपने कुछ उस पर सोल्व किया होगा वो आप देख नहीं सकते दोबारा। तो आपको जब आप फुल लाइन टेस्ट दोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको गेट के एनवायरनमेंट में टेस्ट देना है, क्योंकि कई बार वहाँ पे सर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है बाहर। ये सब मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है, पर जब आप एग्जाम में जाओगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट कर देगी। और वहाँ पे एक एक क्वेश्चन में आपको 2-2 मिनट जब टाइम वेस्ट होगा तो फिर आपको लगेगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब आप फुल लेंथ टेस्ट दो तो अब तभी से आप थोड़ा ध्यान रखो इस चीज़ का कि एक तो जो बुकलेट है वैसी बुकलेट, आप किसी की वीडियो भी है कि कैसे बनाए वो वाली बुकलेट, तो वो ऐसी बुकलेट आप बना सकते हो, मिल जाएगी बाजार में, तो उसका ध्यान रखें। और दूसरा है कि वो तो ये वाला पन्ना होता है ना, ऐसे पलटने वाला हाँ, पन्ना हाँ। होता है, छोटा सा आप वही खरीद के प्रैक्टिस करना, वही रख लेना अपने पास में, छोटी सी बुकलेट जो ऐसे पन्ने पलटते हैं उसमें, ठीक है। और उसी के साथ प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू सॉल्व द फुल पेपर विद लेस नंबर ऑफ पेजेस, कि आपको कम से कम लिखना है, आंसर निकालने में करेक्ट होना। और यही चीज मैं क्लासेस में भी कहता हूं कि आप जब प्रैक्टिस करें ना तो आप ये ना सोचे कि मैं पूरा सॉल्व करूं यूं, आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आंसर करना है। आपको देखना है कि मैं आंसर करेक्ट कैसे निकालूं, लिखना कम है, आंसर करेक्टली निकालना है, और इसी की प्रैक्टिस ही असली तैयारी है अभी। और साइंटिफिक कैलकुलेटर अपना टेस्ट सीरीज में अच्छे से सोल्व हो जाएगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर की दिक्कत नहीं है। वो आप जब टेस्ट सीरीज इतने सारे टेस्ट दोगे तो आपको उसका जो तरीका है वो हो जाएगा, उसकी दिक्कत। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप देखो, जैसे उन्होंने बोला कि उनका मौसी नहीं चल रहा होगा। अब बताओ कि उस केस में आप तो और भी प्रेशर में आ जाओगे। तो डियर आपको ना समय बचाना है कि भले उन्होंने 3 घंटे दिए हैं, आप मान के चलो कि आपके लिए समय 3 घंटा नहीं है, 2 घंटे 40 मिनट है, 2 घंटे 45 मिनट है, क्योंकि 15 मिनट समय इसमें वेस्ट होगा स्लो कैलकुलेटर। और इनफैक्ट मैं ये भी सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि यार अपने मैनुअल कैलकुलेटर पे भी थोड़ा भरोसा रखो। बहुत सारी चीजें ना हर एक जगह के लिए क्लिक, जैसे कि नॉर्मली क्लासेस में पूछता हूं कि E/F कितना है, तो बच्चे करते हैं 0.1 × 0.15 कैलकुलेटर में कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़े बेसिक ठीक तो है, आपको इतना handy डिपेंडेंट होने चाहिए। मत बनो, ठीक है। थोड़ा खुद से भी क्या करो, बहुत सारी चीजें खुद से भी रिजॉल्व हो जाती है, यू डोंट रिक्वायर कैलकुलेटर फॉर दैट। हाँ, फिर ESC भी देने आगे तो फिर ये चीज अगर करोगे तो ESC में हाँ, कैसे होगा? और खुद के कैलकुलेटर पे अगर भरोसा करना सीख लोगे, कई सारे शॉर्टकट्स बना सकते हैं डियर आप, ठीक है। और शॉर्टकट्स बना करके अपने कैलकुलेटर को फास्ट कर सकते हो। तो कैलकुलेटर का ज्यादा इस्तेमाल मत करना वहां पर भी, ठीक है। और आप प्रैक्टिस से वैसे करो, और बेटर रहेगा कि जो आपकी अप्रोच अभी है कि नॉर्मली साइंटिफिक या फिर फोन वाला कैलकुलेटर, वर्चुअल फोन का भी इस्तेमाल मत करो। लैपटॉप लगा के जैसे उन्होंने बोला वो करेक्ट वे है रियल एग्जाम का फील लेने के लिए, ठीक है। चलो, एंड द लास्ट थिंग जो सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं कि सर लंबी क्लासेस चल रही है, समय कम मिल रहा है, तो
तो लंबी क्लासेस के साथ प्रिपरेशन मैनेज कैसे करें, डेली बेसिस पे टाइम की दिक्कत आ रही है, और लंबे समय तक मोटिवेट अपने आप को रख करके तैयारी करना वो कैसे करें। तो जो इनकी स्टोरी है अभी, क्या ये वाला दुख है सभी को? तो वही तो मेन कंसर्न तो यही है ना, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं आपकी स्टोरी देखूं और इनकी स्टोरी देखूं तो अलग नहीं है, ठीक है। मैंने इनको बुलाने का मेरा मोटो ये भी था कि इनकी भी स्थिति वही थी जो आपकी अभी है। कैसे? इनकी कॉलेज में क्लास चली थी दिन भर, और उसके बाद ये पढ़ाई कर रहे थे, और उसके बाद रैंक लेकर आए, ठीक है। और उसके बाद हर एक चीज को पढ़ना, इनको तो जीएस ही पढ़ना था, ठीक है। अभी आपके लिए कम से कम ये उपाय हो गया है कि चलो हमें ईएससी वाला पोर्शन बाद में करना है, ठीक है, अभी गेट के लिए करना है। इनको तो दोनों का प्रेशर एक साथ था, तो वो कैसे मैनेज करने का राइट वे क्या होना चाहिए? सर सबसे पहले तो कि आपको एक एंड गोल हमारा फिक्स होना चाहिए कि मेरे को इस एग्ज़ाम में रैंक लानी है, फिर आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएगी। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे पास अगले साल का भी मैं अगले साल दे सकता हूँ एग्ज़ाम। अब मैंने जब थर्ड ईयर में दिया था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरे को फाइनल ईयर वाला एग्ज़ाम देना है, मैं ये सोच रहा था यही मेरा फाइनल अटैम्प्ट है। तो उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन, जब मैं क्लासरूम में जाता था जब कॉलेज की क्लासेस में, तो उसमें भी मैं PYQs पीछे बैठ के सोल्व कर लेता था। अब जैसे आपको यहाँ पे थोड़ा 1-2 घंटे का कभी बीच में ब्रेक मिला है, कुछ मिला, तो उसमें आप PYQs जैसे आपने बोला सोल्व कर सकते हो। मतलब बेसिकली टाइम कम है तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा तो फिर कोई और रैंक ले आएगा, सिंपल। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और मतलब जब तक अच्छी रैंक नहीं आ जाती, मतलब पेपर हो गया उसके बाद अपना आराम करो। तो पेपर तक आराम से पढ़ाई कर लो, और मतलब जो भी टाइम मिले उसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बेसिक यही है। आप ये देखो डियर कि जो मतलब मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि क्लासेस के साथ तैयारी को मैनेज करने में ना, जितना टैलेंट रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा रिक्वायर्ड है माइंडसेट। मतलब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमें ये करना है, सबसे पहले कि हमने ये डिसाइड कर रखा है कि मैं इस बार रैंक लाने वाला हूं, मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं इस बार इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा, मैं इस बार इतना रैंक लेकर आऊंगा। You will have to first decide कि ये मुझे करना है। माइंडसेट बदलो, क्योंकि कई सारे बच्चे तो इस माइंडसेट में होते हैं, अरे यार दुख लेके रो रहे हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, जिंदगी में हो नहीं पाएगा। और वो क्या करते हैं, पहले अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं, 4 लोगों को बोलते हैं, वो भी बेचारे सही चल रहे थे वो बेचारे 4 सही चल रहे थे, जिसको ये बोल के आए, उनको भी उनके अंदर से दिल से भी आवाज आती है, हाँ यार सही कर, मुझे भी लगता है मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। तो इंसान दूसरे को दुख देख करके ना खुद भी दुखी होने लग जाता है कई बार, ठीक है। ऐसा ना हो, इसलिए सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाओ, एक स्ट्रांग माइंडसेट कि हाँ मैं आया ही हूं इस पर्पस से, मेरा माइंडसेट ही है, मैं सोच के आया हूं कि मैं इतना रैंक लेकर आऊंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आने वाला, मैं सिर्फ पढ़ूंगा कायदे से, जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जितना पढ़ना है जिस तरीके से पढ़ना है। और हम अपने माइंडसेट को अगर ये बदल लें कि भाई प्रॉब्लम है तो है, कोई बात नहीं। हर एक इंसान जो आगे बढ़ता है डियर, वो किसी न किसी तपस्या से होके गुजरता है। ये आज आपको लग रहे हैं कि रैंक 1 लेकर आए थे, ठीक है, इनके जर्नी आपको सिर्फ रैंक दिखाई दे रही है, लेकिन इनके रैंक के पीछे का जो एफर्ट है, कई रातें जो इनको नहीं सोना पड़ा वो आपको अभी नहीं दिख रहा है। जो आपके साथ गुजर रहा है डियर, यही समय है जिससे होके ये गुजरे हैं। जो आप आज हैं, ठीक है, ये कभी कल थे, ठीक है। तो यहां तक आने के लिए वो पेन आपको भी झेलना पड़ेगा, वो जो आग है उसमें जलना पड़ता है आपको भी। तो आप अभी उसी आग में हैं, तो अपने माइंडसेट को बदलिए कि इस आग में जल के खत्म हो जाना है या इस आग में जल करके पक के निकलना है बाहर, ठीक है। तो अगर आप अपने माइंडसेट को अगर ये बदलने कि मैं आया ही हूं दिल्ली इस काम से कि मैं रैंक लेकर जाऊंगा, चाहे क्लासेस चल रही हो मैं तब भी समय निकालूंगा, समय कुछ रातें थोड़ा कम क्यों ना सोना पड़े, ठीक है, लेकिन जो हम करने के लिए आए हैं वो करके जाएंगे। अगर अपने अंदर ये माइंडसेट, ये बदलाव सिर्फ सोच का देर है डियर, एक छोटी सी सोच आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है। ये सोच जो आप अभी जिसकी बात मैं कर रहा हूं, एक बच्चा जो ये रोने लग जाए कि अरे यार ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, ये भी अब कैसे करेंगे, वो एक रोने की प्रवृत्ति होती है। मैं उसी को बस एक थोड़ा सा माइंडसेट, उनके रोने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक माइंडसेट पॉजिटिव बदलाव लाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ गया कि आप एफर्टफुल ज्यादा हो गए, और यही रैंक लाता है। तो अभी जो समय है पूरी कंपटीशन के, देखो सब बच्चे ऐसे ही बिजी हैं, सिर्फ आप नहीं हैं, पूरी जनता ऐसी बिजी है, और इसी बिजी जनता में से ही कुछ बच्चे आएंगे जो फ्रंट पे आ जाएंगे रैंक में, और इसी में से कुछ बच्चे होंगे जिसकी रैंक कम भी आएगी, और इसी में से कुछ बच्चे होंगे जो पीछे रह जाते हैं।
तो इन सब में बदलाव सिचुएशन सबके लिए एक ही जैसा था। वो तपस्या जिसकी आग है उसमें, उस ताप में सभी जल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बाहर निकल के आ गए, अपने आप को निखार लिए, कुछ बच्चे उसी में जल के रह गए। ठीक है, ये हो कैसे रहा है? ऑल माइंडसेट। तो लंबी क्लासेस से या फिर कभी भी तैयारी में समय कम मिलने से घबराना नहीं है। आपको यह सोचना है कि जिंदगी ऐसी ही है, इससे होके ही गुजरना पड़ेगा, और इसी तैयारी में हमें अपने लिए समय निकाल करके तैयारी भी करना होगा। वो टेस्ट सीरीज भी करना है, रिवीजन भी करना है, क्लासेस करके क्लास के वर्कबुक में लिमिटेड क्वेश्चंस भी करने हैं। ये सब कुछ करके ही आप आगे बढ़ते हो डियर। इसके अलावा कोई शॉर्टकट, कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपके लिए है। हर एक चीज की ना एक कीमत होती है डियर। अगर आप अच्छे रैंक की चाहत रखते हो तो उसकी भी एक कीमत है कि आपको इस आग से गुजरना पड़ता है। अगर इस आग से घबराने लग गए तो समझो आप पीछे छूट गए। फिर तो आप इसमें डरे ना, ये समझें कि जो प्रिपरेशन है ये समय की कमी या परेशानी उस प्रिपरेशन का हिस्सा है। आप इससे डरे नहीं। वो टेस्ट सीरीज करना इस प्रिपरेशन का हिस्सा है, वो रिवीजन करना प्रिपरेशन का हिस्सा है। बस आपको स्मार्ट बनना है कि माइंडसेट बदल के रखिए कि मैं तो करके रहूंगा और मुझे कोई रोक नहीं सकता है यहां पे। बस इतना ही काफी होता है डियर। इसलिए मैं कई बार एक लाइन क्लासेस में मैं कहता हूं कि किसी भी इंसान की ना हार और जीत का जो फैसला होता है जिंदगी में, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि क्लासेस में या फिर तैयारी, हर एक जगहों पे डियर, हार और जीत का फैसला इंसान खुद लेता है और रिजल्ट से पहले लेता है। और वो है सिर्फ बदलाव माइंडसेट में, कि हार सिर्फ तब होती है जब मान लिया जाता है मन के हारे हारे डियर। कि आप अगर सोचते हो कि हाँ हो नहीं पाएगा, डर गया मैं, तो ये मन के हारे हार हो गया। और वहीं पे मन के जीते जीत कैसे हो जाता है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो जम के तैयारी कीजिए डियर। ठीक है, आपके हर एक स्टेज पे हम लोग यहां पे साथ हैं। कभी भी आपको लगे कि हम सब में से किसी की भी जरूरत हो, आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए यहाँ पे टॉपर्स आते हैं, और हम सभी फैकल्टी मेंबर्स, मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीबडी ऑफ द होल सिस्टम ऑफ मेड इजी आर हियर सपोर्टिव टू यू एंड स्टैंडिंग एवरी टाइम फॉर यू। ठीक है, डजंट मैटर कि आपकी क्लासेस चल रही है या क्लासेस खत्म हो गई है, हमेशा हम लोग आपके लिए सपोर्टिव हैं। तो कभी भी किसी की कमी, कभी भी आपको लगे कि किसी की जरूरत हो, हमेशा हाजिर हैं। आप और हम में एक ही चीज कॉमन है डियर, कि आप यहाँ पे अपने सिलेक्शंस के लिए आए हो और हम यहाँ पे आपके सिलेक्शंस के लिए आए। वी बोथ आर सेलिंग इन द सेम बोट। तो डियर, किसी भी चीज से घबराएं नहीं, डरे नहीं, जम के तैयारी करें, और कभी भी आपको लगे किसी की जरूरत है तो हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है, और सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। सो थैंक यू सो मच विनीत, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा मोमेंटो है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है, विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सर। ठीक है, एंड विश यू वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो डियर। जम के तैयारी करो। और अभी भी क्लास के बाहर हम लोग हैं बाहर, इन केस अगर आपको कुछ वार्तालाप, कुछ सुख दुख की बातें करनी हो तो बाहर हैं हम। थैंक यू।